नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसमें बेसिक और बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है हेल्थ सेक्टर में वो देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी और इसका यूज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे होगा उसको देखेंगे, और अदर सेक्टर में कैसे होगा उसको देखेंगे। वे फॉरवर्ड देखेंगे, इनिशिएटिव इंडिया क्या लिया है वो देखेंगे, एंड देन हम लोग कंक्लूजन की तरफ आगे चलेंगे। ये देखिए, तो कह रहा है कि एडमिट चैलेंजेज ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है, अभी क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, एंड श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इतना चैलेंजेस के बीच में बायोटेक्नोलॉजी हैज इमर्ज एज अ क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या? हाँ भाई, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ बायोटेक्नोलॉजी इमर्ज किया है टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी बाय हार्नेसिंग जेनेटिक। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे, उसके एग्रीकल्चर रेजिलियंस को एनहांस करेंगे और उसको सस्टेनेबल बनाएंगे। कैसे ये सब होगा? तो बाय हार्नेसिंग जेनेटिक, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर इनोवेशन। तो जो अपना इनोवेशन मतलब इनोवेटिव टेक्निक से हम ये सब करेंगे। एप्लीकेशन देखिएगा तो जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में आप देखिएगा तो क्या बताया। अब देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैसे तैयार होगा, तो आप देखिएगा इस तरह से क्रॉप का कोई एक जीन होगा और इस तरह से दूसरा क्रॉप का कोई जीन होगा, ठीक है ना। तो ये दो क्रॉप का जीन है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट है तो जेनेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर क्या, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको यहाँ से काटेंगे और फिर यहाँ इसको वेक्टर के हेल्प से ले जाकर इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है ना। तब उस टाइम मतलब बताया भी ना थे कि किस तरह से हम लोग रिकॉम्बिनेंट ऐसा करके डीएनए बनाते हैं। तो ये सब लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे। तो जीएम क्रॉप क्या करता है, इंक्रीजेज यील्ड, तो ये यील्ड को बढ़ाता है, समझ रहे हैं ना। एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्प्शन, और न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्प्शन भी ये बढ़ाता है। जिसे मैं आपको बता देना कि जो अपना N2 है, जैसे नाइट्रोजन है, तो आप नाइट्रोजन को देखेंगे सर, तो नाइट्रोजन तो कहने के लिए तो कितना है, 78% है अपने एनवायरनमेंट में, लेकिन वो यूज हम लोग नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो अपना ये राइजोबियम है या एजोटोबैक्टर है, तो ये क्या करता है, वो इसी नाइट्रोजन को ऐसा बनाता है, यूज करने लायक बनाता है। तो वो चीज़ है, तो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। एग्जांपल में बीटी कॉटन आप देख सकते हैं, जीएम मस्टर्ड देख सकते हैं। जीएम मस्टर्ड तो भाई देखिए बहुत पहले आ गया, मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है, लेकिन वो सुनवाई नहीं ले रहा है, तो इसीलिए अभी तक ये नहीं हो पाया है। आपका क्या है, बायोफोर्टिफाइड राइस। तो ये बायोफोर्टिफाइड राइस मतलब कुछ नहीं होता, ये गोल्डन राइस जो है ना, विटामिन ए इनरिचमेंट। तो ये कहने का अर्थ ये है ना कि जैसे कि हमको अगर मतलब राइस से ही और इसको मतलब न्यूट्रिशन रिच बनाना है, जैसे जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा हो, ऐसा बनाना है, तो वो उसके हेल्प से ये भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कभी ऐसा हो अपना कंट्री बहुत ज़्यादा रिच हो जाए, तो क्या हो कि गरीबों को हम लोग ऐसा फोर्टिफाइड कर देंगे विटामिन ए वाला, तब हम उसको बांट देंगे। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना तो मिलता नहीं गरीब आदमी सबको। तो अगर इस तरह से हम लोग करके दे देंगे तो वो लोग को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। अब उसमें क्या होगा कि अपना मतलब 8 की 47 भी फुलफिल हो जाएगा कि न्यूट्रिशन का टेक केयर, हेल्थ का टेक केयर, सब सोसाइटी का हम ही लोग को लेके रखना है। तो डीपीएसपी भी अपना फुलफिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए हाइब्रिड सीड्स की बात करेंगे तो हाइब्रिड मेज, ठीक है ना, क्वालिटी प्रोटीन मेज। तो क्वालिटी प्रोटीन मेज बनेगा फॉर हायर प्रोटीन कंटेंट। तो हायर प्रोटीन कंटेंट के लिए क्या होगा, उसको हम लोग ये कर देंगे। अब देखिए, आप इतना बात आप समझ लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी के तो कोई भी चीज का आपको डिजायरेबिलिटी जो है ना वो आप बढ़ा सकते हैं, जो भी मन में आए ना उसको आप ना कर सकते हैं। तो वो चीज मतलब लिमिट नहीं रहता है कि देयर इज सम कंस्ट्रेंट लिमिटेशन, नहीं, नथिंग इज देयर। आप बस उसका मतलब थोड़ा सा R&D पर खर्च होगा, बट लेकिन जो आप चाहेंगे वो बन जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है सर, तो क्यों बना के क्यों नहीं यूज करते? दिक्कत ये आती है कि इसका अफेक्ट क्या करेगा ह्यूमन बीइंग पर ना, वो हम लोग को उतना क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब मान लीजिए कि कहीं जैसे हम लोग 1 साल यूज किए, 2 साल यूज किए, देखे कोई हार्मफुल इंपैक्ट नहीं है तो उसको यूज करना शुरू कर दिए। तो उसके लिए भी ना साइंटिस्ट लोग बड़ा स्केप्टिकल है, या ऐसा जो इसको अप्रूव करने जो देना है, जो भी रेगुलेटिंग एजेंसी है वो थोड़ा सा स्केप्टिकल इस बात के लेकर है कि ओके 1-2 साल में कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा, व्हाट अबाउट कि ये 10-15 साल में कुछ इंपैक्ट कर दे नेगेटिव, ओके फॉरगेट अबाउट इट, व्हाट करे कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कुछ, क्योंकि ये सब बहुत डेंजरस चीज है भाई। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज सब है ना थोड़ा सा ऐसा मतलब देखिए बायोटेक्नोलॉजी ना देखिए एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर बात करेंगे तो हम लोग नहीं बात किए थे कि देखिए अगर आपको 45 केजी अगर आपको 45 केजी जो ये बोरा यूज करना है, 45 केजी अगर यूरिया का बोरा यूज करना है, तो वो 500 मिलीलीटर वाला आप अगर लेंगे नैनो, ये क्या बोलते हैं, नैनो यूरिया लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। तो आप वो बात हो रहा है क्यों कि ये तो एक्सटर्नल चीज है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में ऑन द अदर हैंड भाई जेनेटिक लेवल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ हो रहा है। तो वो मतलब समझ रहे, तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। ये तो जो ये काम कर रहा था वही ये काम कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर बीटी कॉटन आप लेकर आते हैं, तो जीएम मस्टर्ड लेकर आते हैं, तो ये सब पूरा मतलब हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है सर।
तो इसीलिए इसका रिस्क का असेसमेंट अभी तक हमारे साइंटिस्ट लोग उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाए हैं। और वो जो थोड़ा सा मान लीजिए कि 1%, 0.01% का अगर डाउट है ना, तो वो ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन रेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे ये सब आ रहा है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्टिसाइड, अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड में भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जो मतलब बहुत प्रिसाइज चाहिए हमको एकदम। तो वो चीज़ है, कह रहा है कि कंटेंट बीटी टॉक्सिन रिड्यूसिंग यूजेज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड। तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी तो हम लोग वही देखे थे, नैनो टेक्नोलॉजी में देख रहे थे, जो नैनो यहाँ पर वही है कि यूजेज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड को क्या करेंगे हम लोग, एकदम कटल डाउन करेंगे। और इससे एनवायरमेंट को तो बहुत पॉजिटिव असर होगा सर, क्योंकि यही सब रेन ऑफ हो जाता है तो फिर जाता है तो फिर अपना वाटर बॉडी को भी पूरा एकदम, उसका भी फ्लोरा फोना पूरा खत्म कर देता है एकदम, समझ रहे हैं ना। तो वो सब चीज़ भी हम लोग टेक केयर कर सकते हैं। अब कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आप वही वाला बात हो गया, विकी डोनर मूवी देखे होंगे कि भाई आपको लगता है कि जो एकदम हाईली डिजायरेबल स्पर्म है, तो जो भी प्रॉपर्टीज है तो वो वहां से आए, तो फॉर क्रॉस ब्रीडिंग हाई यील्ड कैटल। तो हाई यील्ड कैटल जैसे जैसे आप देखिएगा कि गाय का गांव में रहता है तो नॉर्मल गाय रहेगा तो 6-7 लीटर दूध देगा, जर्सी गाय रहेगा तो 30-40 लीटर दूध तक दे देता है। अब कुड यू इमेजिन दैट कि 30-40 लीटर दूध हो रहा है, 50 रुपये लीटर दूध है, एकदम गर्दा उड़ा देता है गाँव में सब। एक गाय लिया, एगो जॉब का काम खत्म। तो वो चीज़ है, ऐसा 4-5 गाय अगर पाल ले जर्सी गाय, तो फिर तो वो मतलब नो दे कैन इजीली मेक हैंडसम अमाउंट एंड ऑल मंथली। तो ये चीज़ है। अब देखिए कहा है कि भाई फॉर क्रॉस ब्रीडिंग हाई यील्डिंग कैटल, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा भी ये बनाया जाता है। अब रिकॉम्बिनेंट बताया ना, जैसे डिजायरेबल आप देखिएगा तो जो अपना डिजायरेबल और डीएनए का जो प्रॉपर्टी होता है, तो वो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका क्या सब समझिए तक कि होस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि उसका डिजायरेबल डीएनए बनाना है, और ये अपना डीएनए है। तो ये है, तो यहाँ से क्या हम करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे, आप वेक्टर पर बैठ के जाएगा और यहाँ पर जाएगा और इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जो आरडीएनए जो बनता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि जो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए। तो देखिए डीएनए ही है ना जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो डिजायरेबल जो प्रॉपर्टी चाहिए तो यही यहाँ पर, तो यही रिकमेंडेड डीएनए होता है। फिर जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं और वो प्रॉपर्टीज हमको मिल जाता है, ठीक है ना। तब हम लोग देखे थे पॉलीमरेज एंजाइम जो था, तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, तो इसको आगे आगे तक जनरेशन में इसको लेकर जाने में वो पॉलीमरेज एंजाइम जो है हेल्प करता है। और यहाँ से आप नहीं देखे थे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए हम लोग मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते थे, उससे यहाँ पर काट देते थे, ये सब हम लोग देखे थे ना। तो ये इस तरह से आगे काम चलता है। तो देखिए कह रहा है कि रिकम्बिनेंट ग्रोथ वैक्सीन, तो वैक्सीन के साथ हम पूरा ऐसा करेंगे, इंक्रीजेज मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन द फार्म एनिमल। तो उस तरह से मतलब इस तरह के चेंजेस लाकर हम मिल्क का, मीट का, सबका जो है कि ये बढ़ा सकते हैं। टिश्यू कल्चर टू प्रोड्यूस ट्री क्लोन विद डिजायरेबल ट्रेस, तो ये है टिश्यू कल्चर है कि मतलब आप टिश्यू के वही सेल के लेवल पर चेंज। सर जो भी डिस्कशन है ना सब यहीं पर रहता है कि आपका एक डिजायरेबल है, उसको लेते हैं और रिकमेंडेड डीएनए बनाते हैं, तब उसको डिजायरेबल मतलब एक होस्ट में डालते हैं और वो जाकर चेंज हो जाता है। तो पूरा जो मोटा मोटी बात होता है ना वो इतना ही बात है। अब आप टिश्यू के लेवल पर कीजिए, सेल के लेवल पर कीजिए, तो वही है, सेल से चेंज होगा फिर जाकर टिश्यू बनेगा, तो उस तरह से है। तो सब जो है कि वही बात है। फिर कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर, हम लोग बात किए हैं यूज ऑफ राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर कल्चर टू रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी। तो यही बताया ना, ये तो नेचुरल फर्टिलाइजर को सीधा ये कर लेता है। बोला भी जाता है कि दलहन उलहन की खेती कीजिएगा तो उसका रूट में ये राइजोबियम वगैरह रहता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ी हेल्प करता है। और इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे ना सर, तो क्रॉप रोटेशन से क्या होगा कि आपका फर्टिलिटी जो सॉइल का है ना वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कंक्लूजन। यहाँ पर देखिए सर, कंक्लूजन में देखिए क्या कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिसोर्स इंटेंसिव प्रैक्टिस। क्या, रिसोर्स इंटेंसिव प्रैक्टिस से एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करेगा कहाँ पर, तो टू अ साइंस ड्रिवेन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट सिस्टम विथ एथिकल सेफगार्ड। क्या कह रहा है कि विथ एथिकल सेफगार्ड्स, बायोसेफ्टी रेगुलेशन एंड इंक्लूसिव एक्सेस, इट कैन प्ले अ डिसाइसिव रोल इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स प्रोस्पेरिटी। तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये क्या करता है कि ये फूड सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान रखता है एंड फार्मर्स प्रोडक्टिविटी पर ध्यान रखता है। तो ये चीज़ आपको एकदम ऐसा करके ध्यान रखना है। अब देखिए जब भी आप ये बायोटेक्नोलॉजी चाहे नैनो टेक्नोलॉजी करते रहेंगे ना, तो आप इस तरह से कर दिए कि बायोटेक्नोलॉजी, एंड एक लाइन याद रखिएगा, अगर कुछ भी नहीं याद है ना तो एक लाइन आपको याद रखनी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसा करके देखिए क्या, देखिए बायो टेक्नोलॉजी, चाहे आप लोग इसमें लिख दें नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इट्स इंश्योर क्या, तो सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल तो एकदम हमेशा रखेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू,
तो थ्रू जो आएगा ना, तो ये थ्रू को ना हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से याद कर लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो थ्रू PRI। तो थ्रू कैसे, तो प्रोडक्टिविटी से, कैसे, तो प्रोडक्टिविटी से हम लोग करेंगे किस तरह से, तो प्रोडक्टिविटी से, R से रेलिजियंस से, क्या यहाँ पर, हाँ रेजिलियंस से, एंड I से इनोवेशन से। तो ये एक लाइन आप हमेशा याद रखिएगा जब भी एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी आए। तो क्या था, ये देखिए, बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू, तो किस तरह से, तो प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके, रेजिलियंस मेंटेन करके, एंड इनोवेशन के थ्रू। तो ये तीनों उसके थ्रू जो है कि ये एग्रीकल्चर के सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर करते। तो ये तो एक लाइन ऐसे बता दिए, और वैसे तो आप ये पूरा अपना देख लीजिएगा कि ये अगर आप कंक्लूजन याद करके रखेंगे तो ये बड़ा हैंडी रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग ना अदर सेक्टर वाला देख लेते हैं। तो इसमें आएगा पहले क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी में क्या देखिए, प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल एज अ सस्टेनेबल फ्यूल अल्टरनेटिव। बायो इथेनॉल वाला आपको आता ही होगा। देखिए इसमें जनरेशन वाइज करके कर दिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन वो रहता है जब आप शुगर केन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन वो रहता है जब आप वो अपना जो खेत से जो निकलता नहीं है, तो जो भी वेस्टेज वगैरह सब निकलेगा अपना फसल का, तो उसका तो वो सेकेंड जनरेशन, उससे अगर बायोफ्यूल निकालेंगे तो सेकेंड जनरेशन हो जाता है। फिर आप देखिएगा एलगी वगैरह यूज करके करते हैं तो वो थर्ड जनरेशन हो जाता है। फिर उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एलगी वगैरह से कीजिएगा तो वो क्या होता है कि फोर्थ जनरेशन हो जाता है। तो इस तरह से है ना, तो ये बायोडीजल एंड ऑल, तो क्या है, सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हाँ, तो जो भी मतलब एक्सटिंक्ट होने पर है, नहीं हम रेड बुक वाला निकालता है अपना कि कौन इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, कौन क्रिटिकली इंजेंडर्ड है, क्या ही होता है यार वो, तो वो वाला आप देख लीजिएगा। तो रहता है ना कि 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो क्रिटिकली इंजेंडर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो देख लीजिएगा। तो क्या करा कि उसी का क्या करा है, हम लोग क्लोनिंग वगैरह कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तो है इंडेंजर्ड, यही तो कह रहे थे उस टाइम से, इंडेंजर्ड स्पेसीज जो है एंड रिस्टोर इकोसिस्टम। अब उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसे, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फूड एंड बेवरेज है। तो फूड एंड बेवरेज में तो आप देखिएगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट। अरे ये दही को कहता है, इसका तो अलग तेला वेला रहता है इंग्लिश में, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स बाय फर्मेंटेशन, तो क्या चीज़ से होता है, फर्मेंटेशन से होता है, और क्या। अब देखिए इन्वायरमेंट में क्या है, तो देखिएगा बायो रेमिडिएशन यूजिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म टू क्लीन एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल में है क्या, बायो वेंटिंग है एंड बायो एगुमेंटेशन है। तो ये देखिए बायो वेंटिंग मतलब कुछ नहीं है, वो कचरा में ना पूरे एक बार जाके आप उसमें हवा भर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो उसके बाद वो क्या धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया, फिर आराम से खत्म हो जाता है। और इसमें क्या है, कहाँ पर अपन लोग थे, हाँ यहाँ बायो एगुमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने से ये माइक्रोब्स एंड ऑल, इसमें जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल हम लोग अपने से इसमें रख क्या, तब इसको ऐसा करके क्या बायोडिग्रेड टाइप से करवा देते हैं। अब देखिए माइनिंग में क्या है, तो बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट मेटल्स लाइक कॉपर एंड लेड थ्रू द बायोलीचिंग प्रोसेस। देखिए ओर को है ना थोड़ा सा ऑक्सीडाइज वगैरह करा देते हैं, मतलब जो अपना ओर रहता है तो उसमें क्या है कि ये जो है बैक्टीरिया की मदद से उसको इस तरह से ऑक्सीडाइज वगैरह करा के उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, बायो लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। वो देख लीजिएगा। करा कि इंजाइम सिंथेसिस क्या कहता है कि इंजाइम अप्लाइड इन अ स्टेन रिमूवल, अ फैब्रिक सॉफ्टनिंग एंड डाइजेस्टेबल फूड प्रोडक्शन, कैंसर थेरेपी। तो ये सब हम लोग देखें ना कि किस तरह से इंजाइम का हम लोग यूज करते हैं। तो कैंसर थेरेपी से एंड ऑल, कैंसर थेरेपी वाला में नहीं देखें कि वो टारगेटेड करके उसको जाकर मार देता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ सब पर भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या बनता है कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट टिश्यू, ठीक है ना, इन स्टाइल कंडीशन फॉर मास प्रोपोगेशन ऑफ द नो डिजीज फ्री स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग यूज कर लेते हैं कि भाई हम एकदम डिजीज फ्री स्पीसीज, मतलब आप तो समझिए ना, प्लांट टिश्यू कल्चर यूज करके तो जो भी डिजायर आपका ये क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा उस सबको लेकर तब उससे बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, डिजीज फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, तो वही ऐसा बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, क्या है, क्या स्यूडोमोनास एंड एजोबैक्टीरिया। ये सब क्या करेगा ना सर कि आप जेनेटिकली इंजीनियर कर दीजिए, है ना, तो जो भी आप देखिएगा कि आप उसमें, हम क्या बोले थे इसी को तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज रहता है तो एक हम डीएनए में से निकालते हैं, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उसको क्या करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, और तब जो हमारा बनता है वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या करिएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया बनाइएगा, किसके ऐसा, और ये दोनों बना कर आता है, उसको क्या ब्रेक डाउन द टॉक्सिक पेस्टिसाइड, तो वो टॉक्सिक पेस्टिसाइड को क्या कर देगा, आराम से इजीली ब्रेक डाउन कर देगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज कर देंगे, क्या कैसे, तब माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ द डिटर्जेंट्स का माइक्रोबियल प्रोडक्शन रहेगा, विटामिन का रहेगा, स्टोन वॉश डेनिम का रहेगा एंड ब्लीच पेपर का रहेगा। तो ये सब हम लोग वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। अब देखिए चैलेंजेस क्या है इसमें,
जेनेटिक डिवाइड ड्यू टू द जीएम क्रॉप। तो एक तो जेनेटिक डिवाइड तो हो ही जाता है, ये जीएम क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकर आइएगा तो एक जेनेटिक डिवाइड आ जाता है, ठीक है। करके अनअफोर्डेबल टू मेनी फार्मर्स, तो ये फार्मर्स अब ऑन एंड टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी। तो अब देखिए ये अनअफोर्डेबल तो हो ही जाता है, क्या कि बेटर है तो वो हो ही जाएगा। ऊपर से देखिएगा क्या कह रहा है कि टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी का ऐसा करके यूज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप है ना दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर जाकर आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसमें दो लॉजिक दिया जाता है, एक तो देखिए एमएनसीज को प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए ऐसा करता है, दूसरा ये है कि आप जो सीड का रिप्लेसमेंट करके यूज करते हैं ना नया नया सीड, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी थोड़ा सा अच्छा होता है। तो आप आइदर वे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हाई कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर, तो ठीक है हेल्थ केयर का तो हाई कॉस्ट तो हो ही जाता है, ठीक है। सोशल लेवल, सोशल तो क्या रहता है, देखिए सोशल पर हम लोग का हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन आता है, ठीक है, यही सब आता है। तो अब हाई कॉस्ट रहेगा हेल्थ केयर का, तो वही है जो मतलब बॉटम ऑफ द लैडर है, तो वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे इसको। कह रहा है कि सेफ्टी कंसर्न ओवर द जीएम फूड्स एंड ऑल, तो ये तो हमेशा आते हैं, इसीलिए तो इसका क्या करता है, इसको रेगुलेटिंग एंड अथॉरिटी द्वारा इसको क्या परमिशन नहीं मिलता है सर। बायोपायरेसी, यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाय द एमएनसी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है नो कंपल्सरी। तो ये जैसे अपना हल्दी उल्दी काफ़ी देखिएगा ना, तो टर्मरिक उर्मरिक अपने यहाँ तो क्या है आदि अनादि काल से यूज हो रहा है कि नहीं। तो उसका यूज एमएनसी वाले दूसरा देश का करके वो अपना पेटेंट करा लेता है, हम ही लोग के फिर बेचना शुरू कर देता है, उससे वो रॉयल्टी कमा रहा है। तो ऐसे थोड़ी चलेगा सर। तो वही वाला बात है यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द एमएनसी विदाउट पेपर ऑथोराइजेशन, और क्या कह रहा है कि कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं करता है टू कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। तो हम लोग का है तो हम लोग को नहीं करेगा, ठीक है। चाहे मान लीजिए किसी मतलब ऐसा सदर्न वर्ल्ड का होगा तो उसको नहीं करेगा, आप लोग अपना उस तरह से कमाएगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखिएगा कह रहा है कि पेटेंट्स एंड पेटेंट्स वेवर्स, तो ये सब जो है ना कि पेटेंट जो है कि से उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये दिया है कि ये भी एक कंसर्न है। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पेटेंट है तो पेटेंट वेवर भी ऐसा करके देना होता है कि भाई एक सर्टेन दिन तक आप यूज कर लीजिए, कमा लिए, तो उसके बाद आप छोड़िए कि आप उसको थोड़ा सा सस्ता कीजिए कि लोगों के पास पहुंचे। जैसे मेडिसिन एंड ऑल में भी होता है कि जैसे शुरुआती अगर पेटेंट कराए तो फिर एक सर्टेन ईयर के बाद उसको छोड़ देते हैं कि हाँ कि अब नाउ कॉमन पीपल कैन ऑल्सो यूज दैट, तो वो चीज़ है। अब कह रहा है कि प्रोटेक्टिंग पेशेंट प्राइवेसी, तो ये है कि अब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ पेशेंट का ले आता है, तो उसको भी थोड़ा सा उसका अपना प्राइवेसी का भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है। उसका ये देखिए कह रहा है कि लेंदी जीएम अप्रूवल, तो यही ना आपको अभी बोले हैं जो यहाँ पर बात था सर कि सेफ्टी कंसर्न ओवर जीएम फूड क्रॉप। तो यहाँ पर देखिए ना लेंदी जीएम अप्रूवल, तो ये भी होता है बीटन ब्रिजल को अभी तक नहीं मिला है सिंस 2010। वो उसके बाद देखिएगा ना तो मतलब ऐसा करके अपने यहाँ पर तो है ना कि जेनेटिकली इंजीनियर चीज़ों को जो अप्रूव करने वाला अप्रेजल कमेटी जो है तो जीईएसी, तो ये 2017 में भी दे दिया कि हाँ मस्टर्ड वाला को आप यूज कर सकते हैं कमर्शियल के बेसिस पे, बस लेकिन मिनिस्ट्री अभी भी वो कमर्शियल लाइसेंस नहीं दिया, तो वो सब लटका के रख देता है। तो आप अब इसको भी आप मतलब दोनों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी अप्रूवल दे दिया, तो वो तो कर देना चाहिए कम से कम मस्टर्ड वाला। यहाँ पर यही बात करता है कि जो कंसर्न रहता है ना सर, वो थोड़ा सा लोग अभी भी स्केप्टिकल है इसके मतलब आउटकम को लेकर कि क्या रिजल्ट होगा आफ्टर लाइक 10 to 15 ईयर लेटर। तो इस फॉर दिस रीजन वो थोड़ा सा क्या करता है इसका रोक दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आप देख लीजिए आईआर वाला, तो कह रहा है कि बायो वेपन्स में तो आरएनडी कुड लीड टू अ क्रिएशन ऑफ डेडली वायरस। तो ऐसा लोग एलिगेशन लगा रहा है चाइना पे कि भाई कि ये सस्पेक्टेड एक कोविड-19 जो है ना कि ये लोग पगलवा लोग लैब में बनाया है तब सब तक भेज दिया है, तो ऐसा एलिगेशन है। बट इट कुड बी पॉसिबल इफ आरएनडी उस लेवल का हो तो दे कैन मेक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बायो एज ए बायो वेपन्स आप यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप इस तरह से चीज़ों को देखिएगा ना, तो जो ब्रिटिशर्स सब थे और जो अमेरिका गए हैं उस टाइम, तो जो अमेरिकन जो वो लोग थे वहाँ पे रेड इंडियंस एंड ऑल बुलाता था, तो उसको वो लोग यही करते थे, बीमारी फैला देते थे, उन लोगों को पता नहीं रहता था उसका मेडिसिन क्या होगा, आई लोग उसको खा लेते थे और बाकी लोग सीधा मर जाता था। तो एकदम लाखों लोग इसी तरह से लोग मार के आता पूरा कॉलोनी ऐसा ये किए थे। तो बायो वेपन्स आज का चीज़ नहीं है, ये आप समझिए कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले से भी चलते आ रहा है, ठीक है। बायो टेररिज्म, तो इसमें क्या कर रहा है यूज ऑफ बायोलॉजिकल टॉक्सिन एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन अटैक, इधर एग्जाम्पल में क्या है कि एंथ्रैक्स। अब ये जो है ना ये टेक्निक जो है कि बायो टेररिज्म कहलाता है, सही बात है। जो एंथ्रेक्स है ना तो ये एक सीरियस इलनेस होता है, दो ये रेयर रहता है लेकिन क्या है एक बहुत ही सीरियस इलनेस है। ये बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के इससे क्या बोलते हैं उससे बैक्टीरिया से कॉज होता है, ये बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना। तो उससे ये कॉज होता है और जनरली ना सॉइल में रहता है क्या, हाँ जनरली पहले सॉइल में होता है, फिर सॉइल से अब वो जनरली क्या होगा एनिमल में जाएगा, लाइफ स्टॉक एंड ऑल में, और ये वाइल्ड एनिमल में भी जा सकता है। अब ये एनिमल है तो फिर इसी के थ्रू चाहे मीट उठ खा लो, चाहे इसके अदर किसी कंटेक्ट में आ जाओ, चाहे इससे कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है उसको आप कंज्यूम कर लो, तो ऐसा कुछ भी आप करोगे ना तो फिर ये जो है ये एंथ्रैक्स जो है कि अपना ह्यूमन बींग में भी ऐसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप देख लीजिए, तो इस तरह से मतलब टॉक्सिक होता है और इसको बायो टेररिज्म के रूप में चला जाता है। एग्रीकल्चर का आप देख लीजिए, तो एग्रीकल्चर में क्या है कि अनअफोर्डेबल फॉर द मेनी फार्मर्स, हम लोग पहले भी देख लिए हैं। एमएनसी मोनोपोली, तो ये क्या है मोसेंटो, हाँ
मोसेंटो जो है ना कि एक कंपनी है, तो ये ज़्यादा आप जो बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप एंड ऑल, तो सबका बहुत ज़्यादा है ना, तो इसी के पास उसका ये है राइट्स एंड ऑल है। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली जो बना कर रखा है, ठीक है। अपने यहाँ जैसे में नहीं देखे थे क्या, वो जो मतलब एयरलाइंस वाला था, इंडिगो एंड ऑल वाला, तो उस तरह से था। अब ये देखिए साइंस एंड टेक में देखिए आता कह रहा है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इन आर&डी। तो आर&डी में क्या है, इसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड रहता है। आउटडेटेड लैब, अपना लैब जो है कि उतना अच्छा नहीं रहता है, तो है रदराई से। लिमिटेड आर&डी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आर&डी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब जहाँ पर 0.6 to 0.7% इतना जीडीपी का खर्च हो, तो वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यू कुड इमेजिन। अब देखिए इन्वायरमेंट में देख लीजिए, तो कह रहा है जीन पूल पॉल्यूशन। अब देखिए जीन पूल पॉल्यूशन क्या होता है ना कि देखिए वो क्या है कि आप चाहिएगा कि आप जैसे हम लोग तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तो हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन सब तो करिए ना रहे हैं। तो आप जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते तो आप क्या चाहते हैं, हमारा बेस्ट वन हो प्रोडक्ट, हमारे पास तो बेस्ट बन रहे है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बोलते हैं कि गाँव में जो नॉर्मल गाय है वो 5 से 6 लीटर दूध देती है, जो जर्सी गाय है वो 30 से 40 लीटर दूध देती है। अब सर होता है क्या, तो सब कोई चाहे कि हमारा नॉर्मल गाय हट जाए, सब जर्सी गाय सब चाहेगा। तो इससे क्या होगा ना सर, वो जो डाइवर्सिटी वाला एक चीज होता है ना, वो खत्म हो जाएगा सर। तो वही तो ये हम तो एक एग्जांपल गाय का दिए हैं, अदर भी मतलब आप समझिए तो इस जीव जंतु या पेड़ पौधा कहीं पर भी आप देख सकते हैं। तो उस तरह से अगर सिर्फ एक ही प्रकार के आप जैसे बीटी कॉटन हो गया तो सिर्फ हम उसी करेंगे, तो वो जो डाइवर्सिटी एंड ऑल है आपका, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव भी ली है कि जो अपना पुराना इस तरह से जो स्पीसीज है तो उसका जो है कि बीज वगैरह उस सबको ये किया जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो उस तरह से ये है। तो जीन पॉल्यूशन जो है उसमें कह रहा है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। अब सर ये देखिए बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि एक सिंगल स्पीसीज में ना क्या है ये कि सिंगल स्पीसीज में अगर वो कुछ एक्यूमुलेट हो ना, टॉक्सिक जो कुछ भी है वो सिंगल स्पीसीज, लेट्स से कि मतलब कि कोई चीज़ अगर मतलब डॉग में फैला तो सिर्फ डॉग में ही है, तो उस तरह से है। तो आप समझिए कि वो क्या है, वो बायो एक्यूमुलेशन है। अब जो है कि से बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि वही डॉग में कुछ फैला था और उसी को जैकल खा गया, और उसके बाद तो क्या हुआ कि फिर उसको जो है कि से फिर शेर खा गया, तो वो जो है कि डिफरेंट फूड चेन के ऊपर वाले स्पीसीज में ये बढ़ते चले जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। चमका भारत। तो ये चीज़ है उस तरह से है। अब उसका देखिएगा तो मतलब एथिकल कंसर्न एंड ऑल देखिएगा तो इसमें क्या है कि पोटेंशियल फॉर इकोलॉजिकल हार्म। तो इकोलॉजिकल हार्म तो मतलब कि हो ही रहा है इससे। एक्सेस टू द न्यू ड्रग्स एंड द ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट एंड ऑल हो गया। उसका क्या है, इंटरफेयरिंग विद द नेचर के साथ। अब आप समझिए जो अपना जो नेचुरल है, अब जैसे मतलब जो नेचर बनाया है, तो जब आप जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं ना सर, तो वो आप समझिए तो नेचर के साथ तो इंटरफेयरिंग तो हो ही ना रहा है सर। तो यही लिखा हुआ है कि इंटरफेयरिंग विद द नेचर। उसका डिजाइनर बेबी, वही बोले ना ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दूं ना मेरी, तो वही वाला बेबी चाहिए होता है। ऋतिक रोशन उसी में लगा दो, सलमान खान उसी में लगा दो, तो डिजाइनर बेबी है। उसका और अंत होगा जी, आपका केसवरिया जैसा आंख चाहिए, ऋतिक जैसा बॉडी चाहिए, तो उसका कोई उपाय है, तो वो डिजाइनर बेबी। प्लेइंग गॉड, भाई ऑक्सफोर्ड का एक साइंटिस्ट है, तो वो बोल रहे थे कि प्लेइंग गॉड जो आप लोग समझ रहे हो वैसा नहीं, लेकिन अंदर अंदर वैसा ही है। प्लेइंग गॉड कैसा है, मतलब गजबे है यार। आपको एग्जाम के बाद टाइम मिले तो देख लीजिएगा। मतलब आप समझिए ना कि ह्यूमन बींग खड़ा कर देगा ये लोग साइंटिस्ट लोग अपने से। चूहा वहां तक कर दिया है ह्यूमन बींग का, आप सब कुछ समझ लीजिए, स्टेम सेल वगैरह लेके आई लोग नया ह्यूमन बींग अपने से खड़ा कर देगा। तो उस लेवल पर काम चल रहा है सर। तो उसी को लगता है प्लेइंग गॉड, मतलब कि ऐसा जो इसका सपना, तो कभी कभी लगता है अपन भगवान है, तो सही में भगवान हो जाएगा साइंटिस्ट लोग। अब ये देखिए मेजर बाई इंडिया, तो इंडिया क्या करा, तो करा डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। आप समझ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस हम लोग दिए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का अपना एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया। गजब। तो ये क्या 1986 में होगा। कोई भी चीज ना साइंटिफिक होगा ना, तो देखिएगा 2014 के पहले का होगा। 2014 के बाद कोई भी चीज साइंटिफिक हो ही नहीं सकता इस देश में। ये चीज है, समझ रहे हैं ना। साइंस डे के दिन भी ये लोग जाकर नारियल ही फोड़ेगा कि हाँ अब शुद्ध, अब सही हो गया, अब पाप नहीं होगा अब। तो ये चीज है सर। अभी तक कंट्री का ऐसा स्थिति है कि मतलब साइंटिफिक टेम्पर को तो एकदम ऐसा करके लुक डाउन अपॉन देखा जा रहा है कि आप कुछ भी लॉजिकल बात कीजिएगा, रेशनल बात कीजिएगा, साइंटिफिक बात कीजिएगा, तो यू विल बी लाइक मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन एंड समटाइम लाइक मोस्ट हेटेड वन इन इंडिया। तो इस तरह का कंडीशन हो गया है। तो R&D पॉलिसी एडवाइस एंड फॉर्मूले, देखिए क्या क्या ये करता है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए सर इसको आप। ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है और एटलीस्ट क्या पर्पस है वो देख लीजिए। तो R&D का एक है, उसका पॉलिसी एडवाइस का है, उसका क्या क्या फॉर्मुलेशन का है, पॉलिसी एडवाइस एंड फॉर्मुलेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का इसी का है, ट्रेनिंग एंड ऑल देना। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो इसी का काम है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो मतलब समझ इन नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। अब ये देख लीजिए सीधा ना बी रैक याद रखेगा, क्या बी रैक, इतना कुछ बस वैसे आपका दिल को तसल्ली हो जाए इसके लिए लिख दिया, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस वन, बी रैक। बी रैक करता क्या है,
जैसे बीरक है ना, तो आपको ये बेचने का काम करता होगा, तो ये क्या है, तो बीरक है तो एस्टेब्लिश अंदर, ये भी कहाँ है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर एस्टेब्लिश हुआ 2012 में। ऑब्जेक्टिव है ब्रिंग इनोवेटर्स। तो ये देखिए बेचिएगा आपको, बीरक हम बोले ना बेचेगा, तो बेचेगा आपको जब जो खरीदने वाला बेचने वाला दोनों साथ हो तभी बिकाएगा। तो वही वाला बात है, ब्रिंग इनोवेटर एंड फंडर्स टुगेदर, ठीक है, इनेबलिंग आइडिया टू बिकम रियलिटी, ठीक है। तो जैसे शार्क टैंक वाला नहीं देखते हैं कि अपना आइडिया लेकर आता है, पिच करता है, फिर समबडी फ्रॉम देयर दे विल गिव सम नो इनिशियल कैपिटल एंड डॉलर, एंजल इन्वेस्टर बन जाता है। तो उसी तरह का बात है, तो बीरैक भी वही करता है, फंडर को और जो इनोवेटर है दोनों को टुगेदर लाता है, फिर अपना मतलब कि ऐसा करके मिले तुम तो खिले ये जहां एंड ऑल हो जाता है। अब देखिए नेशनल बायोफार्मा मिशन, तो नेशनल बायोफार्मा मिशन तो ये भी बड़ा अच्छा है, फोकस ऑन इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन। इसके लिए तो जान देने के लिए आदमी तैयार है कि भाई इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन तो अभी मच नीडेड चीज़ है इंडिया में। तो उसीलिए तो नेशनल बायोफार्मा मिशन, आप ऐसे भी याद रखिएगा, कहीं और भी यूज आ जाएगा सर, टू एक्सेलरेट बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ है क्या, तो ये नेशनल बायोफार्मा मिशन याद रखिएगा सर, आया वही बीरैक याद रखिएगा, ये दोनों तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। आप देखिए मेक इन इंडिया, बाप रे बाप, हमको हंसियो लगता है पढ़ के, लेकिन देख लीजिए मेक इन इंडिया, तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर आइडेंटिफाई एज अ क्या करा, चैंपियन सेक्टर अंडर द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया तो अपने फेल हो गया, लेकिन बायो सेक्टर मतलब जो आप ये कीजिएगा सेक्टर को एकदम जैसे कि सुपर से भी ऊपर बना दिया, तो इसको आप याद रखिएगा। ये तो भाई बहुत भयंकर है। स्टार्टअप इंडिया में क्या एस्टैब्लिश 11,000 बायोटेक, अभी मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं सर, मिनिस्टर हम देखे ना न्यूज़पेपर कटिंग वटिंग, तो ये चीज़, ये जब फॉर्म हुआ था तो अति 2700 था, तो बोला था 2024 तक 10,000 बना लेंगे स्टार्टअप। अभी देखिए हम चेक किए, अभी लेटेस्ट तो देखिए 11,000 बायोटेक स्टार्टअप बन गया है। तो ये चीज़ है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कंक्लूजन वगैरह देख लेते हैं। चलिए आप लोग ना वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो ये इन्वेस्ट है ना, तो इसी के ट्रिक से हम लोग देख लेते हैं, इसी का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए क्या है, इंसेंटिवाइज्ड, तो आई से अपना क्या हो गया, इंसेंटिवाइज्ड। तो इसमें क्या है, टैक्स ब्रेक्स फॉर स्टार्टअप्स, स्ट्रेंथन। देखिए बीरैक नहीं, हम बोले थे बीरैक क्या है, तो वो मतलब जो फंड लेकर आ रहा है उसको और जो इनोवेशन कर रहा है उसको, दोनों को मिला दे रहा था, तभी ना आइडिया को रियलाइज करेंगे, तो वही बीरैक था। तो वही बीरैक को स्ट्रेंथन करेगा। देखिए कोलैबोरेशन विद द बोस्टन एंड सिलिकॉन वैली। आप देखिएगा कि ये शुरू में जो टैक्स बेनिफिट एंड ऑल मिलता है, आप आईआईटीज में ना नाउ डेज यू कैन फाइंड द इंक्यूबेशन सेंटर एंड ऑल, के अगर कोई नया स्टार्टअप ले रहा है ना, तो उसको इंक्यूबेशन सेंटर में उसको बहुत कम फी में उसको मतलब पूरा फैसिलिटी वगैरह मिल जाता है। तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पर टैक्स बेनिफिट एंड ऑल। अब देखिए एन से अपना क्या हो जाएगा, तो नेचर में क्या है, इंडस्ट्री अकेडमिया हब्स। तो ये कह रहा है बायोनेक्स्ट, तो ये बायोनेक्स्ट क्या है, तो ये देखिएगा इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट टीम। तो ये अपना बायोनेक्स्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, इस चीज़ों को हम लोग इंकरेज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। वी से अपना आप देख लीजिए, वी से क्या हो गया, वेंचर हो गया। तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर टेक मार्केट, ठीक है ना। एक्सेस, इसका एग्जांपल में देख लीजिएगा कि इंडो ईयू बायोटेक प्रोजेक्ट, तो ठीक है। तो इंडिया का यूरोपियन कंट्री से क्या है कि बायोटेक प्रोजेक्ट है। तो अब ई से यहाँ पर फिर आप देख लीजिए क्या है, इनकरेज है। तो इनकरेज में क्या है, फंड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है ना। तो अप्लाइड रिसर्च के लिए अब जैसे देखिए ना, CSIR मतलब जो ये GM मस्टर्ड जो लेकर आया, तो वो हो गया। तो आपको पता ही होगा ना, काउंसिल फॉर अपना क्या है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर जो होता है, तो वहाँ पर क्या है, तो अपना क्या है, GM मस्टर्ड वो लोग बनाए थे। तो इस तरह से आप मतलब फंड वगैरह दीजिएगा। R&D में तो पैसा खर्च कीजिएगा तो ऑलवेज जो है ना उसका बेनिफिट जो है बहुत अच्छा मिलता है। सपोर्ट में देखिएगा तो ये मेंटरशिप फॉर द स्टार्टअप, तो सी कैंप, ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है क्या, ये सी कैंप जो देख रहे हैं ना, तो ये बेंगलुरु में। तो ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म है, तो ये कहाँ, बेंगलुरु में है। तो ये क्या है, ये एक मेंटरशिप प्रोवाइड करता है नया स्टार्टअप्स का। आप देखें ना, ये स्टार्टअप्स 11,000 तक पहुंचा दिया था। अच्छा पिछले वाले पेज में था ना कि अपना देखें बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टअप जो है कि अराउंड 11,000 हो गया है। तो उसी को ये मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए। और जब हम लोग टी से देख लेंगे तो क्या है, टेक पॉलिसी स्टेप्स। तो टेक पॉलिसी स्टेप में क्या है, तो देखिए फास्ट ट्रैक GM अप्रूवल्स। तो GM अप्रूवल्स में जो बहुत टाइम लग जा रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक कर देंगे। फ्लेक्सिबल IPR लॉज एंड SDN1 एंड SDN2। जो SDN होता है ना सर, वो होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। क्या, हाँ, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता है ये SDN का मतलब। एंड 1 एंड 2 में देखेंगे ना, तो ये स्मॉल इंसर्शन करेंगे चाहे डिलीशन करेंगे, बड़े छोटे लेवल पर, ठीक है। सॉरी। और लेकिन आप देखेंगे ना, तो स्मॉल छोटे लेवल पर आप उसका ना मतलब एडिशन या डिलीशन करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वही आप SND3 में जाएंगे ना, तो वो फॉरेन मतलब बाहर का कुछ ऐसा लेकर, जेनेटिक्स को लेकर तब उसमें डालना होता है, तो उसका परमिशन नहीं मिलता। लेकिन ये स्मॉल लेवल पर ना इंसर्शन एंड डिलीशन का मिल जाता है एग्जाम्पशन, तो उसको इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। अब ये देखिए की एग्जाम्पल्स इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है, BT कॉटन। तो देखिए कवर्स 90% ऑफ इंडियाज कॉटन एरियाज, ठीक है ना। तो इंडिया कॉटन एरिया क्या है, 90% जो है कि वो कवर करता है, वो है। फिर आप देखिएगा ये शेरबैक
वैक्स ये है ना, तो ये इंडिजीनियस ये एचपीवी वैक्सीन ये बनाया, तो ये सेरम इंस्टीट्यूशन है वो बनाया है, ठीक है ना। हीमो पेपिलोमा वायरस उसका नाम होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो वो है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो मोस्टली बाय IASCN, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा। ILG पर देख लीजिएगा तो टेरी बैक्टीरिया फॉर आयल स्लिप क्लीनअप, तो ये ONGC का है, तो ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा तो ये अपना जो TERE है ना, तो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन का है, तो उस तरह से वो रहता है, ठीक है ना, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन वाला। तो उसका बैक्टीरिया फॉर द आयल स्पिल के लिए, तो जो आयल स्पिल हो जाता है, नहीं देखते क्या पानी पर स्पिल हो जाता है, तो उसको क्लीन अप करने के लिए है। कंक्लूजन में देखिएगा तो बड़ा सिंपल कंक्लूजन है, और लगभग 2 है, तो मतलब एनी ऑफ लाइक नो इट विल वर्क। तो कह रहा है कि इंडियाज बायोटेक सेक्टर जो है वो ड्रिवन बाय क्या है, DBTN, ये ब्रैक, ये तो अपना जाने ये डिपार्टमेंट कितना कुछ कर रहा है, हम बताएं अभी ही। आई ब्रैक तो अपन बताई दिए कि इनोवेशन एंड स्टार्टअप वाला को सबको साथ में रखता है। टारगेट्स और 300 देखिए 300 बिलियन का ये करना है, क्या करना है, टारगेट करना है बायो इकोनॉमी का, बाय कितना 2030। तो इसे याद भी रहेगा 2030 एंड 300 बिलियन। तो ये एक लाइन ना, तो आप यादें रख लीजिए कि हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में टारगेट क्या है कि 300 बिलियन, मतलब कि 2030 तक करना है। आज कह रहा है एड्रेसिंग चैलेंजेस थ्रू इन्वेस्ट, तो इन्वेस्ट अपना यही ना हो गया, अपना इंसेंटिवाइज है, नेचर है, वेंचर है, इनकरेज है, सपोर्ट है, एंड टेक पॉलिसी है। तो इसके स्ट्रैटेजी, इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी, फोस्टरिंग इनोवेशन, तो हम तो ऑब्वियसली इनोवेशन तो फोस्टिंग करेंगे ही, तो फोस्टिंग इनोवेशन, इंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ विल सॉलिडिफाई इंडियाज ग्लोबल बायोटेक लीडरशिप। तो अभी तो देखिए टॉप 12 में, टॉप 10 में तो हम लोग आ ही गए हैं, लेकिन अगर लीडरशिप हम लोग को ये करना है तो इन्वेस्ट हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा, और उससे हम लोग इनोवेशन फोस्टर करेंगे, इंश्योर करेंगे इक्विटेबल ग्रोथ विल सॉलिडिफाई इंडिया। तो वो क्या है, इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा में देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायो E3 पॉलिसी। अब देखिए ये E3 पॉलिसी भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी फॉर व्हाट, तो आप युवा है, तो युवा को क्या चाहिए, इंप्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है ना। और अभी कहीं पर भी आता है तो एनवायरमेंट आ ही जाता है, ठीक है। और जब तक इकोनॉमी, मतलब जब आपको इंप्लॉयमेंट लगेगा तो इकोनॉमी भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो अभी आप देखते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रहा है, मतलब क्या, इकोनॉमी तो बढ़े लेकिन एनवायरमेंट के साथ साथ, तो क्या आपको याद रखेगा, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये तीनों, तो ये बायो B3 पॉलिसी में, तो E3 को नहीं भूलिएगा। एक तो आप अपना सेल्फिश नेचर का देख लीजिएगा तो इंप्लॉयमेंट हो जाएगा, और दूसरा इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, बस हो गया, बात खत्म। इज अ वेलकम स्टेप टू हार्नेस द वास्ट पोटेंशियल ऑफ बायोटेक स्पेक्ट्रम। तो बायोटेक स्पेक्ट्रम का जो वास्ट पोटेंशियल है ना, तो वो हम लोग बायो E3 से अचीव कर लेंगे। रेड, ग्रीन, ब्राउन, वाइट ETC। तो आप रेड देखिएगा तो रेड तो आपको ले खून, खतरा, तो क्या हो गया, मेडिकल हो गया। ग्रीन तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर होंगे, तो एग्रीकल्चर हो गया अपना, देखिएगा तो ब्राउन देखिएगा तो ड्राई लैंड एंड ऑल रहता है, तो वो है ब्राउन में। व्हाइट रहता है तो इंडस्ट्री में। तो ये सब अपना देख लेना है टू अचीव द टारगेट ऑफ, अगेन वही 300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे फिर किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस।